तो आपस में जब दोनों देश अपनी समस्याओं को लेकर एक साथ कोशिश करेंगे उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, तब ही पॉसिबल है। ये बात समझ गए? अब उसके बाद में बताओ, उसके बाद में क्या लेना चाहते हो बेटा? शाबाश, चलो आज डाउट ही क्लास हो जाएगी, डाउट क्लास चलेगी। अब जो पहले भेजे थे मैसेज, नेक्स्ट पैराग्राफ की 4 लाइंस, ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ्स को ही ले लेते हैं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दें। इसमें दो महाशक्तियां, उनके अपने अपने गुट हैं। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल दो देशों में से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन दोनों देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था। परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच। अब महाशक्ति की विशेषताएं ये है कि आप शीत युद्ध में क्या हुआ, पूरा विश्व बदल चुका था इन द सेंस पूरे विश्व के जो कंट्री हैं वो दो गुटों में बंट चुके थे। यानी कि यूरोप के देश, जो स्पेशली बात करो पश्चिमी यूरोप के देश, उन्होंने वेस्टर्न ब्लॉक को, जिसको अमेरिका के नेतृत्व में चले गए। भाई एक तरफ अमेरिका बोल रहा था मेरी तरफ आ जाओ, तो पूरे यूरोप के पश्चिमी देश और ब्रिटेन की जो कॉलोनीज थी और फ्रांस की जो कॉलोनी थी, वो सारे देश आ गए, चाहे एशिया में थे अफ्रीका में थे, सब उनकी तरफ चले गए, ठीक है ना। और दूसरी तरफ होगा यूएसएसआर। तो यूएसएसआर अपना प्रभाव दिखा रहा है, जो उसके पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, उनको बोल रहा है कि आप मेरे साथ आ जाओ। आपको पता है कि वो वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो इन्हीं में बता रहे हैं कि जो बड़ी महाशक्तियों का ये फर्ज बनता था, इनको आपस में जो इनके साथ जुड़े हुए देश हैं उनको ये जिम्मेदारी भरा व्यवहार करें आपस में, ताकि आपसी शामिल देशों को ये समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो, अब जो छोटे छोटे देश है जिन्होंने या तो पश्चिमी ब्लॉक को ज्वाइन किया या पूर्वी ब्लॉक को ज्वाइन किया है, ये उनको समझना था, छोटे देशों को जिन्होंने बड़े गुट को ज्वाइन किया है, कि अगर हमने कोई गलती की, ठीक है ना, मान लो कि कोई छोटा देश है अमेरिका के साथ है और वो यूएसएसआर के साथी के साथ में घुल बैठता है, झगड़ बैठता है, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, अमेरिका उसका साथ देगा जो अमेरिका के साथ में है, यूएसएसआर उसका देगा। तो इससे क्या होगा, दोनों जो गुटों के छोटे देश थे जिन्होंने गुटों को ज्वाइन किया था, उनका जिम्मेदारी के साथ में काम करना था। नहीं करेंगे तो एक दोनों देशों के बीच में, दो महाशक्तियों के बीच में युद्ध होगा, और वो युद्ध फिर तीसरे विश्व युद्ध जैसी मतलब परिस्थितियां लेके आएगा, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। तो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए, जब दो महाशक्तियां और उनकी अगुवाई वाले गुटों के बीच पारस्परिक अपरोध का संबंध हो, तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंस साबित होगा। अगर युद्ध हो गया इस तरह की परिस्थिति में बेटा, जब दोनों गुट ताकतवर हैं, अलबत्ता तो होगा नहीं, हमने अभी तक यही समझा, अगर युद्ध हुआ तो फिर विनाश, बहुत पूरे विश्व का विनाश होने वाला है, क्योंकि विश्व दो गुटों में बंट चुका है। छोड़ दो कुछ देशों को तो, ठीक है ना, ये तो कुछ देशों को अगर छोड़ दो तो सारा विश्व दो गुटों में बंट चुका है। अरे उषा थोड़ी सी देर रुक जाओ, फिर सर थर्ड चैप्टर बता दो कैंसिल हो गया या नहीं। अगर कैंसिल हो गया तो नहीं पढ़े, और आएगा तो सीरीज से चले। बेटे थर्ड चैप्टर हमने कराया ही कहाँ है, तसल्ली रखो उषा, सिर्फ वही चीजें कराए हैं अभी तक जो आ रहे हैं। आपका जो मैं बात कर रहा हूं, जो चैप्टर निकला हुआ है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर, मुझे नहीं पता आपके बुक में कैसे है, कौन सी बुक है। तो यूएस की जो हेजमोनी है, अमेरिकी वर्चस्व, वो चैप्टर अभी तक डिलीट है। अगर आगे कुछ आएगा तो बताएंगे, अभी तक ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो चैप्टर आज आपको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने आपका अमेरिकी वर्चस्व नहीं कराया है, ये जो चैप्टर सेकंड चैप्टर था ना,
सेकंड चैप्टर है आपका दो ध्रुवीयता का अंत, डेफिनेटली आ रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ओनली थर्ड चैप्टर अमेरिकी वर्चस्व नहीं आ रहा है। मैंने सेकंड चैप्टर कराया, थर्ड चैप्टर कराया नहीं, फिर उसके बाद अभी मैं आपको फोर्थ चैप्टर करा रहा था अल्टरनेटिव पावर के बारे में, ठीक है ना। तो उससे निश्चिंत हो जाओ, ऐसा कोई चैप्टर नहीं कराएंगे जो नहीं आ रहा, मुझे पता है। अभी लाइव क्लास में आपके वही चैप्टर करा दें जो आ रहे हैं, उतना ही काफी है। क्या सीरीज तोड़ दी? सीरीज तोड़ दी, मैं समझा नहीं। तुम वापस आ गए हो फर्स्ट चैप्टर के ऊपर, हम थर्ड चैप्टर चल रहे थे। अच्छा, ये बच्चों ने ठीक है, कोई नहीं, इन सबके अधिकार हैं, सबको अपने अधिकारों का इस्तेमाल। ऐसा नहीं है ना, कैसे सबकी सुननी पड़ेगी, तेरे साथ में बाकी भी बच्चों का सुनना ही होगा। लेट्स मूव। तो ये बात कर रहे थे कि अवरोध के संबंध जब होते हैं दोनों देशों के बीच में, तो फिर अगर युद्ध होता है तो उसकी भयानक परिस्थितियां बनेगी, और इस तरह के में संयम से काम लेना है, ताकि कोई तीसरे युद्ध का जोखिम उठाने की परिस्थिति में कोई देश है ही नहीं। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। तो ये जो ड्यूरेशन था 45 से लेके 91 तक का, ये एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की पोजीशन कभी भी बन सकती थी, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद में बताइए कौन सा? नेहा, तुम मेरे से पर्सनली बात करोगे, ठीक है? क्वेश्चन पूछना कोई गलत नहीं है, आप मेरे पास में कॉल करना, मैं आपको बताता हूं। फिर कोई डाउट पूछ रहा है वो कोई गलत नहीं है। आप बताइए इसके बाद में बेटा कोई और किसी चैप्टर से रिलेटेड? और कोई है, या फिर चाइना वाला शुरू करें अभी, भारत और चाइना के संबंध? प्रथावाद पेज समझा नंबर दो सर, 9। प्रथावाद समझा दो। बेटा अभी कशिश ने कार्टून बोला है, पेज नंबर 9 पे कार्टून देख लो, फिर उसके बाद में तुम अपना मैसेज कर देना, ठीक है? ये कार्टून जो ऊपर देख रहे हो ना, ये वो वक्त का है जब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना को विजिट करते हैं, ठीक है ना, और यूएसएसआर को साइड में रखते हुए, ठीक है ना। जब पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चाइना आते हैं, हमने कहा था ना कि पिछले जब से चाइना रिपब्लिक बना तब से लेकर 1972 तक का पीरियड है शायद, तब तक, हाँ 1972 है, उससे पहले अमेरिका और चाइना के बीच में कोई डिप्लोमेटिक राजनीतिक रूप से, यानी कि दोनों के बीच में किसी तरह की दोस्ती का कोई प्रमाण नहीं मिलता है अमेरिका और चाइना के बीच में, ठीक है ना। लेकिन पहली बार ये बात है 1972 की, तब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं चाइना में विजिट करने के लिए, और उसी का ये दिखा रखा है। और इसमें यूएसएसआर को जो है अंधेरे में रखा गया, यूएसएसआर को नहीं पता लगा। तो इसको आप पढ़ लोगे तो भी समझ में आ जाएगा। ये देखो लिखा हुआ है, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ, ठीक है ना, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ है। तो यानी कि अब अमेरिका और चीन जो करीब आने लगे, तब पीरियड की जहां से शुरुआत हुई है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ये दोनों कार्टून किसने बनाए हैं? आपके भारत के कार्टूनिस्ट है कुट्टी, उसने बनाया है। इसमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नजरियों को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। मैंने बताया ना कि अमेरिकी प्रेसिडेंट 1972 में अपने एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है हेनरी किसिंजर को लेकर चाइना का विजिट करते हैं, उस पीरियड का कार्टून है।
और इस कार्टून को कुट्टी ने बनाया है। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा यही पूछा जाएगा कि ये क्या दर्शाता है, तो आपने बताना है ये अमेरिका और चाइना के बीच में बढ़ते हुए दोस्ताना रिलेशंस को दर्शाता है। इस कार्टून को किसने बनाया? ये कार्टून पुट्टी के द्वारा बनाया गया। ये कार्टून कौन से पीरियड का है? ये कार्टून 1972 का है, 1972 का है, ठीक है ना, जो जब कम्युनिस्ट कंट्री चाइना अमेरिका के साथ में दोस्ती करने की तरफ बढ़ता है, ठीक है। और अब इसके नीचे वाले कार्टून को देखोगे, नीचे वाला कार्टून भी देख लो बेटा जब बैठे ही हो तो। ये अमेरिका के राष्ट्रपति है जॉनसन। कौन है? जॉनसन। कहां के राष्ट्रपति? अमेरिका के। और ये वियतनाम को लेकर इनका है कि वियतनाम में, जब मैंने कहा था ना कि अमेरिका का वियतनाम में इन्वॉल्वमेंट है, उससे अमेरिका को हार का मुंह देखना पड़ा था। ये बात आपको याद है कि अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट इन वियतनाम, उससे अमेरिका को हार का युद्ध, उनकी मतलब अब तक के इतिहास में अगर देखा जाए, जब भी अमेरिका की सेना किसी देश के अंदर इन्वॉल्व हुई है तो सबसे ज्यादा ह्यूमन लॉस, यानी कि जब से सबसे ज्यादा उनके सैनिक मारे गए, वो वियतनाम का ही संकट है। और इसमें फाइनेंशियली भी अमेरिका को काफी नुकसान हुआ और वियतनाम ने काफी डटकर मुकाबला किया, ठीक है ना। और उसमें ये बात सही है कि चाइना की तरफ से हेल्प किया जा रहा था वियतनाम को, यूएसएसआर की तरफ से हेल्प किया जा रहा था वियतनाम को, और आखिर 25 साल तक ये चलता रहा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं निकला, ठीक है। वियतनाम है यहाँ पे, चाइना यहाँ पर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। नॉर्थ वियतनाम की घटना है, यूएसए जो है साउथ वियतनाम को बचाना चाहता था, और नॉर्थ वियतनाम के को जो सपोर्ट करने वाला था चाइना था। उस पीरियड में चाइना, यूएसएसआर से ज्यादा चाइना मदद कर रहा था नॉर्थ वियतनाम की, और साउथ वियतनाम के साथ में था, कौन सा देश था साउथ वियतनाम में हेल्प करने वाला? इतनी बार हो चुका है, बता चुका हूं मैं। साउथ वियतनाम में अमेरिका के अंदर अमेरिका था बेटा। नॉर्थ वियतनाम में ज्यादातर खुलकर सामने आया चाइना, और लेकिन यूएसएसआर भी था, ठीक है ना। नॉर्थ वियतनाम आप समझोगे कम्युनिस्ट कंट्री, साउथ वियतनाम समझो कि वहां पर डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ, ठीक है ना, ऐसा समझोगे तो आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर वियतनाम के अंदर अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट 1964 में हुआ, ठीक है ना। 1964 के अंदर अमेरिका आया और 25 ईयर लग गए उसको यहां से निकलने में। तो इसमें यही दिखाया गया है, ठीक है। ये जो आप बिच्छू जैसा देख रहे हो, ये दिखाने का पर्पज यही है कि 1964 में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट, और अमेरिका को इस इन्वॉल्वमेंट से नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिच्छू लड़ गया है उसके नाक को। और बोलिए। और किसी का? उषा बता रही थी, या फिर नेहा की तरफ से कोई सवाल था? नेहा कटारिया, कुछ बोला था शायद, बीच में आपका मैसेज था। यस। अगर आर्म्स कंट्रोल्स को आप समझना चाहते हो तो ये आपको ध्यान रखना होगा
कि ये इनिशिएटिव्स कब शुरू हुआ हथियारों के ऊपर। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि अमेरिका जो है स्पेस की तरफ से जा रहा है, तो यूएसएसआर भी उसका मुकाबला करने के लिए उतना ही खर्चा कर रहा है, लेकिन अमेरिका काफी फाइनेंशियली आगे था, यूएसएसआर इतना ज्यादा एडवांस नहीं था, फिर भी यूएसएसआर अपने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अमेरिका का मुकाबला कर रहा था। लेकिन ये बात की है 1985, कब की बात है, जो आर्म्स कंट्रोल की बात कर रहे हैं 1985 एंड ऑनवर्ड्स। ये कौन सा पीरियड है, जब यूएसएसआर के अंदर सेक्रेटरी जो है, जैसे उनका राष्ट्रपति का पद है, उसके ऊपर आके बैठते हैं गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव। तो उनका सोचना अलग किस्म का था, जो उससे पहले जितने भी देश के अंदर यूएसएसआर के अंदर जो राष्ट्रपति बने, हेड ऑफ द स्टेट बने, मिखाइल गोर्बाचेव उनसे सबसे अलग थे। अगर आप याद कर पा रहे हो, वो चाहते थे कि ओपननेस मिले, ठीक है ना, लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो, आजादी हो, और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, मतलब वो कम्युनिज्म के अंदर भी, कम्युनिज्म में आपने क्या देखा कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, लेकिन वो एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने मल्टी पार्टी सिस्टम किया, मीडिया को आजादी दी, लोगों को आजादी दी, और इसी के साथ साथ बढ़ते हुए उनका एक डेमोक्रेसी की तरफ जाने के लिए, प्रजातंत्र में वो चाहते थे कि वो ये चाहते थे कि भाई विश्व के अंदर जो ये चला आ रहा है शीत युद्ध का पीरियड, ये भी खत्म हो। तो इसी की दिशा में प्रयास करते हुए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उन्होंने, उसके जो काउंटर पार्ट उस पीरियड में थे, उनके साथ में बातचीत की, और सीरीज के अंदर कई सारे समझौते हुए, ना सिर्फ अमेरिका के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। जब वो हथियारों का जो खीरा है, जितने भी देश थे जिनके पास में परमाणु हथियार है, उसको कम करने के लिए समझौते किए गए। आपको ये याद रखना है कि ये सारे के सारे समझौते मिखाइल गोर्बाचेव जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति बनते हैं उसके बाद में शुरुआत होती है। तो इसमें आपने क्या समझना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जितने भी ट्रीटीज के बारे में एक दिन बात किया था, पहली बात दे रखी है, एलटीबीटी के बारे में बात किया है। एलटीबीटी क्या है, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि वायुमंडल, भारी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को सिग्नेचर किए। ये संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हुई, यानी कि लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी 10 अक्टूबर 1963 से अफेक्टेड होगी। 5 अगस्त को सभी जो देश है, चाहे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, मॉस्को है, और या फिर बात करो आपके देश ब्रिटेन की, इन्होंने इसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया। दूसरा है परमाणु एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन एनपीटी मतलब नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि परमाणु हथियारों का प्रसार ना हो। ये मेरे को याद है, मैंने बताया था कि ये परमाणु हथियार संपन्न देश है, इन्होंने अपने पास तो हथियार रख लिया और उसके बाद में एक ईयर दे दिया कि इसके बाद में अगर कोई भी परमाणु हथियार के ऊपर कोई किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो अलाउड नहीं है, और उसके बाद में उसको हथियार संपन्न देश नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी न्यूक्लियर अप्रसार, परमाणु अप्रसार संधि है। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है, यानी कि जो पहले से न्यूक्लियर 5 कंट्री हैं उनको ही न्यूक्लियर 5 कंट्री माना जाएगा, बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने जनवरी 1967, ठीक है ना, जो भी देश जनवरी 1967 से पहले परमाणु हथियार या फिर अन्य विस्फोटक सामग्रियों का निर्माण कर चुके हैं वो सब परमाणु संपन्न। डेट याद रखना है, इसमें क्या कर रहे हैं, जनवरी 1967 से पहले जितने भी परमाणु हथियार से संपन्न देश थे वो ही माने जाएंगे। इसके बाद किसी को भी परमाणु परीक्षण करने की अधिकार नहीं है, और इसके ऊपर भारत के ऊपर भी काफी प्रेशर दिया गया था। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट स्टॉप टैलबोट यहाँ पर आए थे
संधि कराने के लिए, लेकिन उस टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी और डिफेंस मिनिस्टर थे जसवंत सिंह, और इस पे हस्ताक्षर भारत ने नहीं किया। इन फ्यूचर क्यों बेटा, उसके बाद तो हमारे ही देश ने ये 1967 की बात करें ना, तो उसके बाद तो आपका देश पाकिस्तान देश, और कभी कभी बोलते ईरान के पास है, कभी बोलते इराक के पास में भी परमाणु। तो ये तो ऐसा माने या ना माने, देखो आपने अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए, अब कोई दूसरा देश माने या ना माने क्या मैटर करता है इस मामले में। बात समझ गए? आपके पास तो आपकी सेफ्टी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है ना, लेकिन ये है कि वो नहीं मानते, मत मानो। तो जिनको बनाना है, इतना बनाना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो सारे फ्रांस के पास या यूएसएसआर के पास, ब्रिटेन के पास, जितने न्यूक्लियर पावर स्टेट है उन्हीं के पास है, और न ही इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट्स कभी सभी देशों में है। ऐसा देखो, सैंक्शंस जब हमने 1998 के अंदर में परमाणु हथियार को इस्तेमाल करते हुए हमने मतलब परमाणु परीक्षण किया गया था, तो भारत के ऊपर भी परमाणु मतलब हथियारों का परीक्षण करने के बाद में सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, और ना सिर्फ भारत के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी लगाए थे, क्योंकि उसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। लेकिन उससे लॉस होता है, देश की फाइनेंशियल कंडीशंस के ऊपर काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन धीरे धीरे वो काल था प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी का, और बिल क्लिंटन वहां पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में राष्ट्रपति थे, और दोनों के बीच में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग था, दोनों हेड ऑफ द स्टेट के बीच में। और ये क्रेडिट उन्हीं को जाता है, आपके देश के प्राइम मिनिस्टर को उस काल में, जो अटल बिहारी वाजपेयी को। तो वो सैंक्शंस ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाए, और यूएस के प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने लगातार बात की, विजिट करे, और उसके बाद में वो सैंक्शंस हटा दिए गए। उसका फायदा पाकिस्तान को भी मिला। पाकिस्तान की तरफ से कोई खास कोशिश नहीं हुई, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने जब भारत के ऊपर से सैंक्शंस हटाए ट्रेड्स का, व्यापार के, तो फिर पाकिस्तान के ऊपर से भी धीरे धीरे हटाने ही थे। ठीक है ना? तो सैंक्शंस लगा देते हैं, लेकिन अब कुछ मार्शल प्लान्स के बारे में हम इसी के फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि बेटा यूएस के सेक्रेटरी थे जॉर्ज सी मार्शल। कहां के सेक्रेटरी थे? सेक्रेटरी का मतलब मैंने आपको बता चुका हूं कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर पावर होती है। ठीक है ना? वहां पर ऐसा जरूरी नहीं होता है यूनाइटेड स्टेट के अंदर कि आप पार्लियामेंट में से लोगों को मंत्री बनाएं। राष्ट्रपति किसी को भी मिनिस्टर बना सकते हैं, ठीक है ना, किसी को भी, और वो पूरे 5 साल रहेगा। तो जॉर्ज सी मार्शल अरे क्यों बनाया था, किस बात की बात कर रहे हो, क्या बनाया था, कौन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट? अरे हर एक, जैसे आपके देश में कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ऐसे ही सभी देश में मिनिस्टर्स होते हैं। तो जॉर्ज सी मार्शल वहां के, ओके, मार्शल प्लान, मार्शल प्लान ओके, मार्शल प्लान के बारे में बेटा हमने उस दिन भी तो डिस्कस किया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पूरे मतलब यूरोप के अंदर, यूरोप के जो देश थे, चाहे फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें, और जो स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा यहाँ पर जो अमेरिका के साथ में थे, ठीक है ना, अमेरिका वाले गुट के देश थे जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी नुकसान हुआ था। और ये मैंने आपको बात बताया था कि अमेरिका उस टाइम उतना नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अमेरिका यूरोप से बाहर है, ठीक है ना, उत्तरी अमेरिका में है, तो इनके सैनिक भी कम मारे गए। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन भी अमेरिका ने बाद में किया था, बहुत बाद में किया था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बाद में किया, ऐसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी बाद में किया अमेरिका ने। और साथ में जो लोगों को बर्बाद, जिन ब्रिटेन की बात करो, फ्रांस की बात करो,
तो इनको वर्ल्ड वार के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वार में काफी फाइनेंशियल और ह्यूमन लॉस सहन करना पड़ा और उनके शहर के शहर बर्बाद हो गए। पश्चिमी यूरोप के कई सारे देशों को यह बर्बादी झेलनी पड़ी। अब उस पीरियड में इनको लोन लेना पड़ा अमेरिका से। अमेरिका ने इन सभी देशों को लोन दिया तो क्या लेगा, इंटरेस्ट रेट के ऊपर दिया होगा। अमेरिका की इकोनॉमी और ज्यादा बढ़ गई, अमेरिका के पास में बहुत सारे पैसे हो गए। लेकिन अमेरिका को ये लग रहा था हम अकेले अगर यहाँ पर एक अच्छे देश के रूप में समृद्ध रहेंगे तो आगे किसी दिन तो जाके ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमको भी कुछ ऐसी चीजें जो हमारे देश में नहीं होगी, हमें दूसरे देशों से लेना है। और इनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका, इनके यहाँ से कुछ आना जाना हो नहीं सकता। तो ये अमेरिका की तरफ से कोशिश की गई कि कुछ 17,000 बिलियन डॉलर, कितने बिलियन डॉलर है वो अमेरिका ने, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश थे जो उनके गुट में थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, उनको हेल्प किया गया। वो हेल्प किस तरह से, उनकी इंडस्ट्रीज, उनके रोड, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को खड़ा करने में, ताकि जब इन देशों के अंदर में फैक्ट्री होंगे, उद्योग होंगे, लोग काम करेंगे तो इन देशों में अमेरिका अपने देश में बना हुए व्यापार को उन देशों के साथ में व्यापार कर सकता है, कच्चा माल ले सकता है, दे सकता है। तो ये जॉर्ज बेसिकली ये सोचो कि अगर आप इसको मार्शल प्लान को पढ़ोगे ना बेटा, कहीं भी गूगल में भी देखोगे या कहीं भी, तो आखिर में अपने व्यापार का इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए कि हमारा जो बिजनेस है जब ये अच्छे से सुधर जाएगी इनकी कंडीशन, तो इन देशों के साथ में हम व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और ट्रेड रिलेशन बढ़ने से ना सिर्फ इनको फायदा होगा, हमें भी, हमारे देश को भी फायदा होने वाला है। देखो इसको, मार्शल प्लान को आप देख लेना अच्छे से एक बार, और यही है मार्शल प्लान। ठीक है, समझ में आ गया मार्शल प्लान? तो फिर अगर आज का यहीं पर खत्म करते हैं, ठीक है, टाइम भी होने जा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस को रखिए लेकिन एक स्ट्रीम लाइन बनाइए, एक साथ में सारे क्वेश्चंस पूछोगे तो डाउट क्लियर नहीं होंगे। और ये तभी पॉसिबल है, तब मैं तो ये चाहता हूं कि दो चीजें आप करो, ठीक है ना। अब हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर थर्ड, आप फर्स्ट चैप्टर से निकाल के ला रहे हो। तो जब फर्स्ट चैप्टर कराया जा रहा था तो आप कहां पर थे? पहली बात, मुझे नहीं है, इससे आपको लॉस हो रहा है। जब हम जो चैप्टर कर रहे हैं, जो मैंने पढ़ा दिया उसी के बारे में उसी दिन क्वेश्चन पूछो, प्लस में आगे क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट डे। जैसे अब आपको पता है कि मंडे को हम इंडिया चाइना रिलेशंस को देखेंगे, तो असली तो वो है, बच्चे माने जाएंगे इंडिया चाइना रिलेशंस को पढ़ के आए, और साथ में जो चैप्टर हम कर रहे हैं अल्टरनेटिव पावर्स के बारे में, सेंटर्स ऑफ पावर, अगर उसमें से कोई डाउट है तो वो ले लेते हैं, ठीक है ना, जो आप पढ़ा चुके हैं। सबसे बेटर, सपोज करो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं इंडिया चाइना रिलेशंस, तो इससे पहले हमने चाइना पढ़ा है, तो चाइना में अगर कोई डाउट हुआ तो आपको नेक्स्ट दिन लेके आइए मेरे साथ में इंडिया चाइना रिलेशन को, क्योंकि अगला चैप्टर हम, अगला टॉपिक पढ़ेंगे इंडिया चाइना रिलेशन, तो नेक्स्ट वाला भी पढ़ के आओ, साथ में जो आपको पढ़ा चुके हैं उसको पढ़ो, तो उसमें कोई डाउट होगा तो बेटा वो साथ में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ऐसे करोगे सर, ये फर्स्ट चैप्टर उठा लो, कोई बोलेगा सर फिफ्थ चैप्टर का उठा लो, तो इससे एक रिदम नहीं बन पाएगा और सबको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि आप जैसे तैयारी कर रहे हो सकता है वो फर्स्ट चैप्टर को नहीं पढ़ रहा हो, तब तो सबके डाउट्स एक साथ ले सकते हैं, तब आप चैप्टर वाइज चलोगे, ठीक है ना। चैप्टर से पूछोगे तो मैं एक चैप्टर सबको एक साथ करा रहा हूं, लेकिन अब थर्ड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर में जा रहे हो तो कोई फर्स्ट चैप्टर को पढ़ ही नहीं रहा होगा। हाँ, अगर आपको पर्सनली पूछना है तो किसी भी टाइम मेरे पास ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, लेकिन क्लास में करते हो तो उसी चैप्टर को लेके आओ ताकि सबको बेनिफिट हो उसका, ठीक है। तो इसी के साथ में आप आज का ये सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। भैया 50 होने वाला है, अरे बोल तो दिया।
नेहा, आप मेरे से बात करना, बाद में मेरे से कॉल करना, क्या है तुम्हारे डाउट्स।